कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज प्रत्यावर्ती धारा, और उसका हम पार्ट नंबर 13 कराने जा रहे हैं, यानी 13वें नंबर का लेक्चर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। और इससे पहले हम 12 पार्ट करा चुके हैं, जिनमें बेसिकली हमने उस अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक और कौन कौन से सर्किट होते हैं, आर एल सी सर्किट, अनुनादी अवस्था और क्वालिटी फैक्टर्स और हाफ पावर फैक्टर्स, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं। तो एक बार उनको जाके देख लीजिए, तो आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और मजा भी ज्यादा आएगा। चलो, अगर वो नहीं देखे हो तो एक बार इस पे ज्यादा फोकस करना, अपने आप आपको समझ में आते जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आज हम ये पढ़ाएंगे, सबसे पहले बताएंगे भाई प्रीव्यू, यानी जो पुराने वाले लेक्चर पार्ट 13 में कराया उसका हल्का फुल्का। तो और उसके बाद कराएंगे टुडेज टॉपिक ये रहा। और प्रीव्यू में बता देते भाई कल क्या पढ़ाया था। कल पढ़ाया था क्वालिटी फैक्टर्स, दैट इज क्यू, यानी उसे विशेषता गुणांक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये आई करंट होती है और फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका एक ग्राफ के बारे में हल्का सा जज करता है भाई कि कितना पीक बनेगा, शार्प कितना बनेगा या फैला हुआ चौड़ा बनेगा, वो हल्का फुल्का बताता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1/r रूट L बाई सी, 1/r रूट L बाई सी होता है। और इसको आवर्धक भी कहते हैं, वोल्टता आवर्धक, क्योंकि इसमें वोल्टता है ना, क्यू फैक्टर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है, यानी जो आरएलसी सर्किट होता है उसमें जो वोल्टता होती है प्रवाहित वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। वो मैंने पुराने वाले लेक्चर में करा चुका है, एक बार उसको देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक, आज हम पढ़ाएंगे एवरेज पावर इन एसी सर्किट। दैट मीन्स कि जो एसी सर्किट होता है, अल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट होता है, उसमें एवरेज पावर यानी औसत शक्ति का मान कितना होता है। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, एवरेज पावर इन एसी सर्किट पे। एवरेज पावर इन एसी सर्किट यानी औसत शक्ति किसी एसी सर्किट में। तो शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है बेसिकली, पावर क्या होती है, पावर होती है ऊर्जा प्रवाह की दर। पावर क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह की दर को हम क्या कह सकते हैं, प्रवाह की दर क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। यानी ऊर्जा अपॉन टाइम, दर आ गई तो अपन टाइम हो जाएगा, तो उसको पावर कहते हैं, बेसिकली फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा पावर का फॉर्मूला निकालने का सूत्र हमें पता है, पी बराबर क्या होता है, वीआई होता है, हम तो जानते हैं ना, पी बराबर वीआई होता है। हमें एवरेज शक्ति चाहिए तो पहले पी निकालेंगे, उसके बाद पी एवरेज निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पी बराबर वीआई होता है, यानी कि पावर है वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करती है। किस पर करती है, वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करती है। और ये दोनों, इन दोनों के बीच में ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, मैंने बताया था कि वी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। वी का फॉर्मूला होता है Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी होता है। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि मैंने आरएलसी सर्किट, अब पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे मतलब जो है एसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, उसमें आरएल सर्किट भी हो सकता है, आरसी सर्किट आरएलसी हो सकता है। तो मैंने उसके लिए, सबके लिए कलांतर अलग अलग होता है ना, कि कभी तो करंट आगे होती है, कभी पीछे होती है। तो उस हिसाब से मैंने उनके बीच में कलांतर 5 मान लिया। क्या मान लिया, 5 मान लिया। अगर प्योर आर होगा तो 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कलांतर ही नहीं होता। अगर एल सर्किट होगा तो ये 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2 हो जाएगी, क्योंकि -π/2, क्योंकि आर वो 5 की वैल्यू π/2 हो जाएगी, क्योंकि जो कुंडली होती है उसके लिए धारा पीछे होती है, तो इधर π/2 आ जाएगा, -π/2, ओमेगा टी -π/2 यानी पीछे हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है। तो मैंने जनरली एक 5 मान लिया, इनके बीच में कलांतर, तो 5 मान लिया। और जो इसकी वैल्यू होती है, देखो वी और आई की वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, ओमेगा टी और फाइव पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन फाइव, कलांतर पे डिपेंड करती है। और कलांतर किस पे डिपेंड करता है, कलांतर डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कलांतर जो सर्किट होता है, सर्किट में डिफरेंट फैक्टर्स, आप सोच रहे फैक्टर क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी हुई, और भी अलग अलग होते हैं, टाइम और ये सारी चीजें होती है। फ्रीक्वेंसी एक एग्जांपल वाली, फ्रीक्वेंसी भी एक फैक्टर होता है कि फ्रीक्वेंसी, और भी जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी तो उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए। तो कलांतर सर्किट में डिफरेंट RENT डिफरेंट फैक्टर्स पर किस पर डिपेंड करता है। यानी ये जो दोनों चीज हैं,
ये दोनों चीजें डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, तो ऑब्वियसली ये डिपेंड कर रही हैं, ये चीजें डिपेंड कर रही है, तो ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि मान के चलो आपके मम्मी पापा किसी चीज से प्रभावित हैं, तो आप भी उससे कुछ ना कुछ तो आपसे रिलेट होता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपका भी रिलेशन होगा। तो एक तरह से ऐसे ही समझ सकते हैं। तो अब मैं ये दोनों चीजें इसमें रख लूंगा, तो पी क्या लिख देगा, पुट द वैल्यू ऑफ V एंड I इन इक्वेशन नंबर 1 में इसमें रखूंगा। तो P क्या आ जाएगा, P हो जाएगा V की जगह मैं लिख दूंगा VM साइन ओमेगा टी, और I की जगह लिख दूंगा मैं IM साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये लिख सकता हूं, लिख दिया। अब VM और IM मुझे पता है P की वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू फिक्स होती है, तो मैं इनको आगे ले आऊंगा, इनको क्या कर लूंगा, आगे ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा VM IM, और फिर क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और जगह साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा, है ना। अब मुझे पता है कि ये साइन ए हो गया, साइन थीटा कॉस दूसरा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो गया ना, एक थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। तो मुझे पता है मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, यहाँ थीटा 1 क्या है, थीटा 1 ये थीटा 2 ये, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मैथ वाले बच्चे वो तो आराम से जानते होंगे, जो बायो के डिपार्टमेंट के बायो से रिलेट करते हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये देखो एक मैथ का फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 को ढंग से एक्सपेंड करने का, तो बस ये होता है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे, साइन थीटा 1 है, थीटा 1 क्या है ओमेगा टी है, थीटा 2 क्या है ओमेगा टी माइनस 5, तो यहाँ पे रख देंगे हम। तो VM IM साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की जगह क्या लिख देंगे हम 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, इधर लिख सकता हूं मैं 1/2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा कॉस थीटा 1 यानी ओमेगा टी माइनस थीटा 2 क्या है ओमेगा टी माइनस 5, तो ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा, माइनस मैं इधर लिख देता हूं कॉस थीटा 1 क्या है ओमेगा टी प्लस थीटा 2 क्या है ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी माइनस 5 लिख दिया। अब मैं इसको एक बार यहां से मिटा दूं, यहां से एक बार मिटा देता हूं, पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। सो डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन। v इक्वल्स टू 1/2 VM IM आ जाएगा। आप देखने में बड़ी लग रही होगी पर बहुत इजी, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो इजी होती जाएगी, है ना। तो अब मैं करूंगा, ये ब्रैकेट लगा लिया, कॉस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो इसको लिख दो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस, क्योंकि ये अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अभी क्या और क्या बच रहा है कॉस, ये हो गया माइनस कॉस, ये क्या ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। समझ सकते हैं आराम से, ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। P बराबर तो 1/2, अब मैं इनको अलग अलग लिख लूंगा, तो VM IM ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएंगे, तो क्या बचा कॉस 5 माइनस, मतलब ये अंदर है ए ये है कोई एक माइनस आ रहा है दूसरा, और बाहर कोई किसी से गुणा करें, जैसे 2 इंटू 3 माइनस 4 कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूं 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ऐसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 3 माइनस 4 क्या होगा -1 होगा, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा, इसको करके देख लो 2 3 6 होता है और 2 4 8 होता है, 6 माइनस 8 भी -2 आ रहा है। तो ऐसे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और अलग अलग करके लिख दिया, -1/2 VM IM cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये हो गया। अब मुझे ये क्या हो गई, मिल गई मुझे इंस्टेंट वैल्यू मिल गई पावर की, भाई इतनी पावर की वैल्यू होती है कि इस समय पर मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू, तो P एवरेज लिख दूंगा मैं, एवरेज, और ऐसे इसका 1/2 VM IM। अब एवरेज निकालूंगा, इसका एवरेज, अब इसका एवरेज निकाल रहा हूं, तो इसका एवरेज किसके बराबर होगा, इसका एवरेज माइनस इसका एवरेज, तो VM IM। अब देखो ये दोनों तो फिक्स वैल्यू है, VM IM है ना, VM IM फिक्स है, और कॉस एवरेज किसका निकलेगा, एवरेज निकलेगा इसका, तो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 5 की एवरेज वैल्यू ऐसे डाल दिया, इसको एवरेज निकालनी है, -1/2 VM IM, क्योंकि एवरेज देखो निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है, मैंने बताया था एवरेज, सबसे पहला लेक्चर था एवरेज निकालने का, कि एवरेज कैसे निकालते हैं, कि जो राशि दे रखी थी जिसको उसको लिख लिया,
कॉस लिख लिया, जैसे कॉस पाई है उसका dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया है ना, और नीचे dt कर दिया। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, और कैसे करते हैं मैंने समझा चुका हूं, तो ये आप कर लेना। तो मैंने इसको बस हल्का सा कर दिया, अभी इसको बताएंगे, डायरेक्ट बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पूरा डेरिवेशन की एवरेज कैसे निकलेगी, डेरिवेशन तो कराऊंगा नहीं। वीएम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव एवरेज। अब देखो ये कॉस फाई है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसका भी एवरेज नहीं निकलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो ये कॉस फाई है तो इसको एक बार इधर लिखना, पी एवरेज है बराबर। अब देखो 1/2 वीएम आई एम है ना। अब इसका एवरेज निकालता हूँ कॉस फाई का, इधर निकालता हूँ एवरेज ऑफ कॉस फाई का। तो इसका कैसे निकालूंगा मैं, कॉस फाई लूंगा, उसको dt के साथ पे कॉस फाई लिखूंगा, सॉरी क्या लिखूंगा, कॉस फाई लिखूंगा, उसको dt के साथ रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूंगा, नीचे टोटल dt आ जाएगा 0 से t टाइम तक, 0 से t जितना भी देगा 0 से t पूरे एक इसमें t आ रहा है क्या, dt के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी dt यहाँ पे वेरिएबल है जो परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे t आ रहा है क्या इसके एंगल में, नहीं यार फाई आ रहा है, कांस्टेंट है, तो कॉस फाई बाहर निकल जाएगा, कॉस फाई बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो अंदर क्या बचा dt 0 से t, और नीचे भी dt 0 से t, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बराबर वैल्यू है, ऊपर दोनों आगे कैंसिल आउट हो जाए, तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कॉस फाई ही आएगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ गए, आराम से समझ गए होंगे। तो वीएम आई एम, इसको इधर टी लिख देता हूँ, वीएम आई एम ये आ जाएगा कॉस फाई, आ जाएगा कॉस फाई की एवरेज वैल्यू कॉस फाई होगी, है ना, माइनस 1/2 वीएम आई एम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, मैंने निकाल चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, मैं पूरा अच्छी तरीके से ड्राइव कर चुका हूँ कि इसकी एवरेज वैल्यू 0 कैसे आएगी। वैसे आपको बता दूं, अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालेंगे कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव की कैसे निकालेंगे, इसकी निकालेंगे एवरेज वैल्यू 0 से t, और cos 2 ओमेगा टी को लिख लेंगे और उसको कर देंगे माइनस फाइव, इसको कर देंगे हम dt के साथ इंटीग्रेट, और नीचे dt आ जाएगा 0 से t dt। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली समझ गए, यहाँ तक समझ गए, तो मैं एक बार यहाँ मिटा देता हूँ, एक बार क्या कहता हूँ यहाँ मिटा देता हूँ फटाफट से जल्दी से। सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ये स्टेप इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, तो पी एवरेज क्या, पी एवरेज यानी औसत शक्ति, ये हो जाएगा 1/2 वीएम आई एम कॉस फाइव, 1/2 वीएम आई एम कॉस फाइव हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा 1/2 वीएम आई एम कॉस फाइव हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। इसको मेरे को सिंपल में करना है, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा वी आई बाई √2 लिख सकता हूं मैं, आई एम बाई √2, क्योंकि मैंने 2 को √2 इंटू √2 करूंगा, तो √2 का स्क्वायर 2 मैंने टुकड़ा में तोड़ लिया, cos फाइव हो जाएगा। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी एवरेज हो जाएगा वीएम यानी वी मैक्सिमम बाई √2 की वैल्यू क्या होती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया पार्ट 1 में, ये होता है वी आरएमएस के बराबर, आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है। ऐसे आई एम बाई √2 क्या हो जाएगा, वो आई आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, आई आरएमएस वैल्यू, और cos फाइव हो जाएगा। तो मुझे पता है देखो वी आ रहा है, इधर आई आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, पी एवरेज क्या हो जाएगा, इधर वी आई आ जाएगा, लेकिन इधर आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ भी पी की आरएमएस वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी आरएमएस वैल्यू, क्योंकि पी का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई होता है, इधर भी वी इंटू आई आ रहा है, लेकिन इधर वैल्यू आ रही है वी आरएमएस आ रही है, इधर आ रही है आरएमएस आ रही है, आई भी आरएमएस आ रही है, तो पी भी आएगी आरएमएस इंटू कॉस फाइव होता है। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज शक्ति निकालने का। और यहाँ पे जो cos फाइव है, क्या है cos फाइव है, उसको क्या कहते हैं शक्ति गुणांक, क्या कहते हैं शक्ति गुणांक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यर cos फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर, वैसे पावर फैक्टर। और इसको हम निकालते कैसे, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, हाउ टू फाइंड पावर फैक्टर। यहां तक आपको समझ में आ गया, एक बार नोट कर लो, नोट कर लिया तो हम मिटा देते हैं। तो है हाउ टू फाइंड पावर फैक्टर, तो मैं हल्का सा बता रहा हूं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाउ टू फाइंड पावर फैक्टर, हाउ टू फाइंड पावर फैक्टर। अब मुझे पता है कि 10 मेरे को पावर फैक्टर क्या है cos फाइव, यानी इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मुझे पता है tan फाइव क्या होता है, tan फाइव मुझे पता है वो होता है, मैंने ड्राइव कर चुका हूं XL माइनस XC अपॉन
आर होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है ना। फेज एंगल मैंने बता चुका है इससे पहले आरएलसी सर्किट में। तो मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 10th वाले फिजिक्स वाले भी आराम, बायो वाले भी आराम से कर सकते हैं। मुझे पता है कि tan फाई ये होता है, ये एंगल है, इधर फाई है ना, फाई है। तो tan फाई दे रखा है तो cos फाई कैसे निकाले मुझे पता है ना आपको। जैसे tan फाई देखा, tan फाई क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यानी एक्सएल माइनस एक्सी मान सकता हूं इसको, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि tan फाई को अगर इसकी वैल्यू मैं इधर से tan फाई निकालूं तो tan फाई बराबर लंब बटा आधार यानी एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर। और मुझे क्या चाहिए, cos फाई चाहिए। क्या चाहिए, cos फाई। cos फाई क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार मुझे देखा आर, और कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है ये वाली चीज, ये वाली चीज होती है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा मुझे बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस से थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos फाई की वैल्यू बस मैं रख दूंगा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है आर अपॉन यानी आधार बट्टा कर्ण, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब मान के चलो प्योर आर सर्किट है, प्योर आर सर्किट है, तो प्योर आर में ये दोनों चीजें होती नहीं, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो रूट आर का स्क्वायर यानी आर बचेगा, आर अपॉन आर 1 होता है, यानी जो पावर फैक्टर 1 होता है, यानी cos फाई बराबर 1, cos फाई बराबर 1 हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि फाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इससे भी हम निकाल सकते हैं फाई बराबर 0 आ रहा है, यानी प्योर आर सर्किट के लिए जो कलांतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फाई क्या होता है, फाई एक कलांतर होता है। और इससे भी हम निकाल सकते हैं कि भाई जो आर सर्किट होता है उसके लिए कलांतर 0 आ रहा है। ऐसे ही अगर एल सर्किट लेंगे, क्या लेंगे, एल सर्किट लेंगे तो वैसे सब आराम से निकल जाएगा, आप सब निकाल सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आज हमने बेसिकली एक बार और रिकैप कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने एवरेज पावर निकालना सीखा, भाई क्या होती है। उसके अलावा हमने पावर फैक्टर के बारे में सीखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। उसके अलावा कि आर सर्किट के लिए फेज एंगल पावर फैक्टर का यूज करते हुए कैसे निकालें। ये क्वेश्चन में बोर्ड में मान के चलो पूछ सकता है कि भाई ड्राइव कीजिए, बताइए कि जो यूज करते हुए किसका, पावर फैक्टर का यूज करते हुए प्योर आर सर्किट के लिए कलांतर 0 होता है, सिद्ध कीजिए। तो हम सिद्ध कर देंगे आराम से, प्योर आर के लिए फॉर्मूला लिख देंगे और एक्सएल एक्सी 0 रख देंगे, क्योंकि प्योर आर में ये दोनों 0 होते हैं। तो बेसिकली हमने ये सीखा, और आगे आने वाले वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताएंगे, और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे कराएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।